नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी 9, जहां मैं और मेरे सहयोगी प्रवीण स्टूडियो आते हैं मनी सेंट्रल में इस खास बातचीत के साथ, जिसमें हम डिस्कस करते हैं अर्थव्यवस्था, नीतियों पर, आपकी जेब पर असर डालने वाली खबरों पर। और आज एक खबर जिस पे हमने कल के मनी सेंट्रल में डिस्कशन किया था, और अब वहाँ न्यू डेवलपमेंट। प्रवीण, न्यू कोऑपरेटिव बैंक को लेकर के जो एक बहस अब छिड़ी है कि भाई जो डिपॉजिट पर इंश्योरेंस गारंटी मिलती है, जो बैंक में जिनका अकाउंट होता है वो बढ़ सकती है। बिल्कुल। और जब न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का मामला आया था, उससे पूरे देश में एक हलचल, एक हड़कंप मच गया था कि बैंकों में आखिर आपका पैसा कितना सुरक्षित है। लोग बड़े पैमाने पे पैसा रखते हैं डिपॉजिट्स में, अपने एफडी हो गई, आरडी हो गई या सेविंग अकाउंट्स में। वो पैसा जब फंसता दिखाई दिया तो पूरे देश में एक हलचल, एक हड़कंप मचा। आरबीआई ने बैंक के बोर्ड को अपने कंट्रोल में ले लिया, सारे ऑपरेशंस रोक दिए गए, पैसे निकालने, पैसे जमा करने, सारी चीज़ें जब बंद हो गई तो लाखों लोग उसमें फंस गए। और इसके बाद ये सवाल पैदा हुआ कि क्या आपका पैसा सुरक्षित है, क्या 5 लाख की जो लिमिट है वो उतनी पर्याप्त है जिसमें कि एक आम कस्टमर, एक आम डिपॉजिटर वो सेफ रहेगा कि नहीं। और यहीं से सरकार हरकत में आई है और अब एक बड़ा फैसला होते हुए हम देख सकते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम सरकार इस पर बात कर रही है, ठीक है। हालांकि 2020 में ही 1 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता था इस तरह से, इसे बढ़ाकर सरकार ने 2020 में 5 लाख लेके गई थी। लेकिन अब बात हो रही कि क्या इसे और बढ़ाने की जरूरत है। मुझे लगता है बिल्कुल हाँ, बढ़ाने की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। तो मनी सेंट्रल में हमारा प्राइम फोकस आज रहेगा कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में जिस तरह से बैंक के खाता धारक परेशान हुए हैं, और अब इससे जुड़े इंश्योरेंस को क्या बढ़ाने का वक्त आ गया है। ये बड़ा फैसला सरकार ले सकती है, कितना बढ़ा सकती है, इन डिटेल्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हमारा फोकस रहेगा शेयर बाजार पर, क्योंकि लग रहा है कि शेयर बाजार में कुछ हमने सुधार देखा है। तो शेयर बाजार के दिन फिरने वाले हैं क्या, और साथ ही में केवल हम ये नहीं कह रहे हैं आज मार्केट की चाल को देखते हुए, बल्कि कई रिपोर्ट्स आई हैं जो इस ओर इशारा कर रही है। तो कौन सी वो रिपोर्ट्स हैं, इसको हम आपको बताएंगे। और आखिरी खबर जो बहुत ज़रूरी है, सीधा ये जुड़ी हुई आपकी जेब से, आपके पीएफ खाते से। इसी महीने उसके ब्याज पर फैसला होना है। साथ ही ईपीएफओ आपके फंड के इन्वेस्टमेंट को लेकर भी एक बड़ा फैसला ले सकता है। तो इन सारी खबरों को और डिटेल में हम आगे समझेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से, जो कई सवाल उठ रहे हैं। बैंक डूब जाए तो आपके पैसों का क्या होगा, आपको कैसे मिलेंगे, क्या बैंकों में जमा आपकी रकम सुरक्षित है। एक बड़ा सवाल अब ये सामने आ रहा है कि 5 लाख रुपए तक की बैंकों में जमा रकम पर जो गारंटी मिलती है, क्या ये सफिशिएंट है। और इन सवालों का उठना लाजमी है, क्योंकि महाराष्ट्र का ये जो सहकारी बैंक था न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, ये जब बंद हुआ तो हमने लोगों की कतार देखी, रोते बिलखते हुए लोगों को देखा जो अपना ही पैसा पाने के लिए तड़प रहे हैं। ये कवर जो ये मिलना भी बहुत आसान नहीं होता, बहुत बड़े अभी पेपर वर्क से भी उन्हें गुजरना पड़ेगा, और अभी तो फ्रीज लगा हुआ है, तो अभी कुछ भी नहीं होगा। रिजर्व बैंक ने अभी एक तरह से इस बैंक पर हर तरह के लेन देन, कामकाज पर एक फ्रीज लगा दिया है। लाखों डिपॉजिटर्स फंस गए हैं। और यहाँ इस खबर का इम्पैक्ट हमने देखा कि और भी राज्यों में लोगों को चिंता तो हो रही है। हमें चिंता हो रही है, मुझे चिंता हो रही है, तो आपको भी हो रही होगी। तो ये जो 5 लाख रुपए तक की डिपॉजिट की जो गारंटी है, क्या ये काफ़ी है, ये सवाल उठ रहा है। और डीआईसीजीसी से मिलने वाली इस 5 लाख रुपए की गारंटी को बढ़ाने की मांग अब शुरू हो गई है, और यही हमारा फोकस है, क्या इसे बढ़ाना चाहिए। एक मीडिया रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया है कि सरकार का इरादा है कि इस गारंटी को बढ़ाकर सीधे, अभी 5 लाख है, 12 लाख रुपए तक पहुंचाया जा सकता है। और ये फैसला हम फरवरी में ही होते हुए देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा फैसला हो सकता है, और इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि लोग फंस जाते हैं। अब ये बैंक अपने जो भी कारनामे किए, ये तो हाथ झाड़ देंगे कि भाई अब आरबीआई ने फ्रीज लगा दिया, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। जिनका पैसा है वो तो बेचारे लुट जाते हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ा कदम होगा। सरकार एक्शन में है और इसकी बहुत ज़रूरत भी थी। जब अभी जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी एम नागराजू हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि हम इसको 5 लाख की लिमिट को बढ़ाने जा रहे हैं। और इसके बाद अब जो मीडिया की खबरें आ रही हैं, जिसमें सरकारी अफसरों के हवाले से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सरकार
5 लाख की रकम को डबल कर सकती है, बढ़ाकर 10 लाख कर सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इसको 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक किया जा सकता है। यानी 5 लाख की लिमिट 10 लाख ही नहीं 12 लाख रुपए तक भी सरकार कर सकती है। DICGC जो आपके डिपॉजिट को कवर करता है, उसको इस तरह का मैंडेट सरकार की तरफ से दिया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ा है, जिस तरह से लोगों की कमाई बढ़ी है और लोगों की सेविंग बैंकों में भी गई है, अपार्ट फ्रॉम आपका म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, बैंक भी ऐसा नहीं है कि वहाँ डिपॉजिट नहीं जा रहे हैं। और सरकार ये चाहती है कि जो आम लोगों के भीतर जो बेचैनी पैदा हुई है, कोई सहकारी बैंक हो या रूरल बैंक हो, कोई रीजनल रूरल बैंक हो या आपके मेन स्ट्रीम के जो बैंक हो, चाहे यस बैंक का हमने मामला देखा, PMC का देखा, उसके बाद से जो बेचैनी है एक आम डिपॉजिटर में, सरकार उसको दूर करना चाहती है। हाल के वक्त में जो सरकार ने उपाय किए हैं वो भी इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि सरकार अब आम लोग, एक मिडिल क्लास को लेके काफ़ी गंभीर है, उसकी चिंताओं को, उसकी फिक्र को सरकार दूर करना चाहती है। और शायद इसी दिशा में ये बात आ रही है कि 28 फरवरी से पहले पहले सरकार इस बात का फैसला ले सकती है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अगर सरकार ये फैसला इसी महीने ले भी लेती है प्रवीण, तो क्या इसे लागू तुरंत से कर दिया जाएगा? क्योंकि अब ये तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का मामला जो है, अब तो ये पुराना हो गया। वो कह सकते हैं हम ये मामला जो है अगले फाइनेंशियल ईयर से लागू करेंगे। ये एक टेक्निकल इश्यू है जो आप बता रहे हैं। इसमें सरकार किस तरह का, देखिए लागू तो सरकार तुरंत कर सकती है, उसके लिए उसका कोई फिस्कल ईयर का होना, फाइनेंशियल ईयर का होना कोई मायने नहीं रखता। सरकार के पास मैंडेट है इस चीज़ का। जो DICGC है वो सरकार के तहत काम करती है। उसके पास जो फंड भी है, जिसकी हमने कल भी बात की थी, 2 लाख करोड़ रुपए का फंड DICGC के पास है। अगर आपका न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जैसा बैंक फंसता है और उसमें ये बात है कि 90% डिपॉजिटर्स तो पूरी तरह से कवर्ड हैं, 10% जो डिपॉजिटर्स हैं उनके अमाउंट ऐसे हैं जो 5 लाख रुपए से ज़्यादा के हैं, वहाँ अगर सरकार चाहे तो उसको रेसिप्रोकल वे में भी लागू कर सकती है, पीछे की डेट से लागू कर सकती है, जहाँ पे कि इनको कवर्ड, इनका जो पैसा है वो हो। और सरकार ऐसा कर सकती है क्योंकि लोगों को राहत देने के लिए, आम आदमी के पास उसको ये तसल्ली दिलाने के लिए कि सरकार आपके साथ खड़ी है, हो सकता है इस तरह का फैसला किया जा सकता है। तो बैंकों के आपके जमा पर तो हमें अच्छी खबर मिल सकती है आने वाले दिनों में। लेकिन अब बात करते हैं शेयर बाजार की, जहां आपका रिटर्न जो है वो अभी जरूर डगमगाया होगा। बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी की बात करें तो पिछले साल 27 सितंबर के पीक से अब तक करीब 13% लुढ़क चुके हैं। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो पहले मिड कैप को अगर हम देखें तो 19% की गिरावट, स्मॉल कैप में 24% की गिरावट। बाजार की तबाही से म्यूचुअल फंड से भी नहीं बच सके, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बाजार के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं क्या? और हम ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि कई रिपोर्ट्स हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं। जैसे JP मॉर्गन ने इस साल के आखिर तक निफ्टी के 26,500 पर पहुंचने का अनुमान दिया है। फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर स्टेपल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, हेल्थ केयर पर ये ओवरवेट हैं और ये टारगेट निफ्टी की मौजूदा स्तर से करीब 15.5% ज्यादा है। दूसरी ओर ब्रोकरेज हाउस सिटी ने भी कहा है कि भारतीय शेयर हालिया गिरावट के बाद सही दिखाई दे रहे हैं। उसने निफ्टी के दिसंबर तक 26,000 पर पहुंचने का अनुमान दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने भी बाजार को लेकर बुलिश अनुमान दिया है, कहा कि भारतीय बाजार स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे, इमर्जिंग मार्केट्स को आउट परफॉर्म करेंगे। और साथ ही में यही नहीं, एक और ब्रोकरेज हाउस की भी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। MK इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा है कि बाजार में बिकवाली अब पूरी हो चुकी है। तो ये सारी ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं जो हमें कह रही हैं कि भाई जो लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाएगा 2025 के अंत तक जाते हुए। प्रवीण, इनको कैसे रीड करें? ये 4 हमने रिपोर्ट्स अभी बताई, सब कह रहे हैं कि भाई 26,000 आज नहीं तो कल, मतलब ये भी नहीं कि कल ही आ जाएगा पर इस साल आ जाएगा। बिल्कुल, देखिए इसके जो तार हैं वो इकोनॉमी के तार के साथ कनेक्ट होते हैं। जब आप मार्केट में स्ट्रॉन्ग रिकवरी की बात करते हैं, चाहे सिटी हो, मॉर्गन स्टैनली हो, JP मॉर्गन हो या MK इक्विटीज़ हो, जो हम बात कर रहे हैं कि जो ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं इकोनॉमी में, जो अर्बन कंजम्पशन में हमने रिकवरी की बात की थी, जो रूरल कंजम्पशन में रिकवरी दिखाई दे रही है, गाड़ियों की सेल्स हो, FMCG की सेल्स हो, उसी बात को चाहे सिटी हो या मॉर्गन स्टैनली हो या JP मॉर्गन हो, वो दोहरा रहे हैं। JP मॉर्गन ने कहा है कि 26,500 पे पहुंच जाएगा निफ्टी और 15.5% के अराउंड का ये ग्रोथ
अब से लेके दिसंबर तक बता रहे हैं। सिटी ने कहा है कि जो सरकार का जो केपेक्स का पुश है, पिछले कुछ महीनों में सरकार ने जिस तरह से केपेक्स पे जोर दिया है, पैसा खर्च किया है, वो कंजम्पशन में आ रही मजबूती और जो बजटरी सपोर्ट सरकार ने दिया है, आम लोगों के हाथ में पैसा देने की बात हो या दूसरे जो राहत के उपाय हो, चाहे रेट कट का उपाय हो, उसका असर बाजार पर दिखाई देगा। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि हम एक स्ट्रॉन्ग कमबैक देख रहे हैं इंडियन इक्विटीज़ में, और वहाँ पे हम आगे चल के जो अर्निंग ग्रोथ है कंपनियों की, उसमें मजबूती हम देख रहे हैं। लगभग अगले 10 से 20% के अराउंड का जो अर्निंग ग्रोथ है वो दिखाई दे सकता है, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का कहना है। चाहे एमके हो या दूसरे जो हो, उनका मानना ये है कि अब जो करेक्शन था हम उसके अंत पे खड़े हुए हैं, करेक्शन अब हो चुका है। अगली कुछ तिमाहियां जो हैं वो भारतीय इकोनॉमी के लिए हर लिहाज से अच्छी रह सकती हैं और उसका असर बाजार पे दिखाई दे सकता है। एक जो फिक्र सिटी ने जताई, उन्होंने कहा नियर टर्म में जो यूएस के टैरिफ हैं वहाँ थोड़ा सा उस पर नज़र रखनी होगी। अगर वो चीज़ें मेंटेन हो जाती हैं तो भारतीय बाजार अब तेजी की रफ्तार पकड़ सकते हैं, ऐसा ब्रोकरेज हाउसेस का कहना है। लेकिन प्रवीण, ये जो आपने टैरिफ का जिक्र किया, इसके बारे में तो एक्सपर्ट से जो भी मैं बात कर रही हूँ, जितने भी इंडस्ट्री के बड़े नामों से मैंने बात की, उनका कहना है कि भाई टैरिफ का इम्पैक्ट अगर होगा भी तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, और फिर जो है सारी चीज़ें सेटल होती जाएंगी। फिर सरकार, भारत सरकार भी इस पर अपने हिसाब से एक नई नीति की भी हम लोग बात कर रहे हैं कि यूएस से न्यू टर्म्स एंड कंडीशन बनेंगे। तो अगर इसका असर भी होगा तो हम एक नियर टर्म में एक शॉर्ट लिव्ड असर देखेंगे और फिर चीज़ें जो है अपने आप वापस पटरी पर आ जाएंगी। बिल्कुल। अभी एक रिसेंटली एस&पी की भी रिपोर्ट आई है, उसके पहले नोमरा का भी हमने जिक्र किया था। इन सबका कहना है, जैसे एसबीआई रिसर्च की भी रिपोर्ट है, 3 से 5% का इम्पैक्ट बता रहे हैं। एस&पी का कहना है कि बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट होगा इंडियन मार्केट पे इसका, जो टैरिफ का वॉर है उसको लेके। हमने ये देखा है कि टेस्ला भारत में हायरिंग शुरू कर रही है, भारत में अपने प्लांट लगाने की तैयारी शुरू कर रही है। तो जो मोदी और ट्रंप की बातचीत हुई थी, जो मुलाकात हुई है, उसके असर कुछ कुछ नज़र आने लगे हैं। कल पीयूष गोयल का बयान, हमने उसके बारे में बात की थी, जो कह रहे हैं कि भाई जल्दी ही दोनों देशों के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। दोनों देश एक कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करने की राह पर हैं। 7 मुलाकात और बैठकों का दौर शुरू हो गया और अगले 6 से 8 महीने के भीतर भारत और यूएस के बीच में एक ट्रेड डील हो सकती है। और बाजार को इस वक्त सबसे बड़ी जो कहें कि उसके लिए ट्रिगर एक बड़ा ये भी साबित होगा कि इंडिया की तरफ से और अमेरिका की तरफ से अगर एक ट्रेड डील होने की कगार पर दोनों देश पहुंचते हैं या पॉजिटिव खबरें आती हैं, क्योंकि इंडिया का जो अमेरिका है वो बड़ा ट्रेड पार्टनर है। तो भारत का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को होता है, और उसमें भी इंडिया सरप्लस में है, $46 बिलियन के सरप्लस में लगभग भारत है। तो ये जो चीज़ें हैं इसके फ़ायदे फिर नज़र आएंगे और बाजार में वो चीज़ दिखाई भी देगी। ओके, सो लेकिन एक और बात है, सरकार ने बजट में जो किया है इस बार, इनकम टैक्स पर जो छूट दी है, और उसके तार जुड़े हुए हैं कि भाई लोगों का खपत जो है, कंजम्पशन बढ़ेगी, और कंजम्पशन बढ़ेगी तो कंपनियों का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। और यही जो है बात होप दे रही है जेपी मॉर्गन को या एमके के रिपोर्ट की भाई स्थितियां जो हैं वो सुधार की तरफ बढ़ रही हैं। बिल्कुल। अगली जो एमके की जो इक्विटीज़ की रिपोर्ट है वो ये कह रही कि जो दूसरा क्वार्टर होगा इस कैलेंडर ईयर का, वहाँ पे हम अच्छी खासी रिकवरी देख सकते हैं। कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ भी वहाँ से अच्छी आनी शुरू हो सकती है। तो ये कुछ पॉजिटिव साइन है, ग्रीन शूट्स हैं, जिनको हम बार बार कह रहे हैं। इकोनॉमी की रफ्तार भी कल हमने रिपोर्ट इकरा की बात की थी उस पर, जहाँ उन्होंने कहा था कि दिसंबर क्वार्टर में ग्रोथ जो है वो 6.4% रह सकती है, और अगले साल के लिए भी ग्रोथ को लेके जो अनुमान आ रहे हैं वो वहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन नज़र आ सकता है। ठीक है, चलिए आप बात कर लेते हैं मेरे और आपके जैसे सैलरीड एम्प्लॉयज़ की। प्रवीण जैसे भी, प्रवीण को भी सैलरी मिलती है, तो आपका पैसा ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जमा होता है और इस पर मिलता है ब्याज, और यही पैसा रिटायरमेंट के बाद आपको एक बड़े फंड के तौर पर भी मिलता है। तो आपके पीएफ के पैसे को ईपीएफओ मैनेज करता है। ईपीएफओ इस पैसे को अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में लगाता है, निवेश करता है, और वहाँ मिलने वाले रिटर्न को बतौर ब्याज हमें लौटा देता है। इनमें इक्विटी मार्केट भी शामिल है, डेट, बॉन्ड जैसे फिक्स्ड इनकम साधन भी हैं। तो अब ये खबर आ रही है कि पीएफ
का डेट में होने वाला निवेश घटाकर आधा करने की तैयारी ईपीएफओ कर रही है। इसे 20% से घटाकर 10% किया जा सकता है। इसके लिए लेबर मिनिस्ट्री जल्द ही फाइनेंस मिनिस्ट्री से मंजूरी मांग सकती है। तो डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश को कम करने के पीछे क्या वजह है, इसे थोड़ा सा समझते हैं प्रवीण। देखिए, है क्या कि जो ईपीएफओ पैसा लगाता है वो आपका पब्लिक सेक्टर के बॉन्ड्स हो गए, इनमें पैसे लगाते हैं। अब उसमें दो चीज़ें हुई हैं, एक तो इसमें रिटर्न घटा है यानी यील्ड कम हुई है पब्लिक सेक्टर के जो बॉन्ड्स हैं, जो सरकार की तरफ से मैंडेट है। ईपीएफओ अपने एक भी पैसे को बिना फाइनेंस मिनिस्ट्री के मैंडेट से लिए, उनसे मंजूरी लिए बिना नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें तकरीबन 6.5 करोड़ लोगों का पैसा है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जो बॉन्ड हैं पब्लिक सेक्टर के, सरकारी बॉन्ड जो हैं, उनकी सप्लाई कम है मार्केट में, तो वहाँ दिक्कत होती है क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा है। आपको मैं अगर आंकड़ा बताऊं तो पिछले साल मार्च के एंड में यानी 31 मार्च 2024 की अगर हम बात करें तो तकरीबन 25 लाख करोड़ रुपए का फंड ईपीएफओ के पास था, जिसमें से 22,40,000 करोड़ रुपए डेट इंस्ट्रूमेंट्स में या उससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ईपीएफओ ने लगाया था। रिमेनिंग पैसा 2 लाख के आसपास, 2 लाख करोड़ के आसपास का पैसा जो इक्विटीज़ में लगा हुआ था। इक्विटीज़ में अभी जो पैसा लगता है वो ईटीएफ के जरिए लगाते हैं ये, उसके अलावा म्यूचुअल फंड हैं, बाकी साधन हैं। तो अब हुआ ये है कि पिछले साल जब नवंबर में मीटिंग हुई थी सीबीडी की, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है, सरकार के साथ बैठक हुई थी, वहाँ पे एक प्लान, एक ईपीएफओ का प्रस्ताव था कि हमको दूसरे जो साधन हैं या शेयर मार्केट में डाइवर्सिफाई करने की परमिशन दी जाए, रीट्स में, इन्विट्स जैसे साधनों में पैसा लगाने की इजाज़त दी जाए, ताकि हम इन्वेस्टर्स को या जो ईपीएफ के मेंबर्स हैं उनको ज़्यादा हम रिटर्न दे सकें। वो प्रस्ताव अभी तक फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास पड़ा हुआ है। उसी प्रस्ताव में ये प्रस्ताव भी है जिसमें कि जो 20 to 45% का डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट की बात है, वहाँ वो लिमिट को घटा के 10% करना चाहते हैं। इसका असर एक ये हो सकता है कि जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स हैं वहाँ पे ईपीएफओ का इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, वहाँ पे ज़्यादा पैसा लगाने की एक ज़रूरत आ सकती है। कॉरपोरेट जो बॉन्ड्स हैं वहाँ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन उसका एक फैक्टर ये भी है कि वहाँ रिस्क भी ज़्यादा है, वहाँ पे कॉरपोरेट बॉन्ड्स में पेमेंट ना हो पाए, उस तरह के रिस्क भी एसोसिएटेड हैं। अब ईपीएफओ जैसी संस्था लगाएगी तो आई एम श्योर वो रेटिंग देखकर ही लगाएगी, और मुझे जो समझ में आ रहा है कि डाइवर्सिफाई करना चाहती है ईपीएफओ ताकि हमें ज्यादा ब्याज मिल सके, राइट? और इसी महीने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक भी है, ब्याज पर भी डिसीजन होना है। हाँ, ये महीना जो पीएफ मेंबर्स हैं, मेरे आपके जैसे जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए इस वजह से भी खास है क्योंकि इस महीने 28 तारीख तक इस बात पे फैसला हो जाएगा कि 2023-24 में आपको कितना ब्याज इस पे मिलने वाला है, आपके जो प्रोविडेंट फंड का जो आपका जमा पैसा है। पिछले साल अभी तक जो 8.25% का ब्याज मिल रहा है, अब उसमें क्या सरकार इसको उस पे रखती है, 8.25% पे रखती है या उससे थोड़ा नीचे लेके आती है, लेकिन खबरें इस तरह की आई हैं कि 8% के अराउंड इसको रखा जा सकता है। सरकार बहुत ज़्यादा इसमें, या जो सीबीटी की जो मीटिंग होगी उसमें इसमें बहुत ज़्यादा कटौती की बात नहीं होगी। इसी हफ्ते बैठक होने वाली है जो ईपीएफओ का जो इन्वेस्टमेंट की कमेटी है, जहाँ पे कि पूरा अकाउंट्स का हिसाब किताब होगा। ये देखा जाएगा कि पैसा कितना मिला, मुनाफा कितना हुआ है, आपके जो इन्वेस्टमेंट थे उसके आधार पे फिर ये तय होगा कि आखिर आपको ब्याज कितना दिया जा सकता है। और आप कह रहे हैं कि कम हो सकता है, ब्याज घटाया जा सकता है। ब्याज घटा है हमेशा, हर साल। कभी 12% ब्याज मिलता था, मुझे लगता है 93 के अराउंड 12% ब्याज मिलता था, अब वो घट के आपका 8% के अराउंड आ गया, 8.25% के। दूसरा फैक्टर ये देख लीजिए कि आपका कि जो रेट का पूरा जो साइकिल है अब वो लोअर साइड में जाता हुआ दिखने लगा है, क्योंकि आरबीआई ने रेट कट किया है। आपके सारे जितने फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे अब रेट कम होगा, तो हो सकता है कि उसकी तर्ज पे अगर हम देखें तो 8.10% या 8.15% का ब्याज भी
घोषित हो सकता है। तो फैबुलस फरवरी का जो सिलसिला चल रहा है, क्या सरकारों से ब्रेक करेगी? भाई बजट में हमें इतना शानदार बजट मिला है इनकम टैक्स पर, फिर आरबीआई ने, आपने अभी मेंशन किया कि रेट कट सिनेरियो शुरू हो चुका है, तो क्या लगता है आपको कि ईपीएफ में ऐसी खबर देगी? मुझे तो नहीं लगता है। नहीं, उसमें देखिए जो ईपीएफओ का प्लान है वहाँ वो यही कह रहे हैं कि आप हमको अभी जो ईपीएफ पैसा लगाता है अगर इक्विटी मार्केट में, तो वो ईटीएफ के थ्रू लगाता है पैसा। वो कह रहे हैं कि हमको इसको डाइवर्सिफाई करने का एक मौका दीजिए, जिसमें हम एक कुछ परसेंट, अभी तकरीबन 10% अमाउंट, 5 से 15% तक का अमाउंट का एक लिमिट है, उसके बीच में ये इक्विटी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में लगा सकते हैं। उसमें अभी 10% के आसपास पैसा लगा हुआ है। तो अगर वहाँ पैसा लगाने की इजाज़त मिलती है, अगर डेट का कंपोनेंट कम होता है, तो शायद रिटर्न बढ़ सकते हैं, और रिटर्न बढ़ेंगे तो फिर आपको जो 8.25% है वो हो सकता है यहाँ पे स्टेबल रहे, या हो सकता है उसके थोड़ा बहुत 0.5% ज़्यादा भी ब्याज मिले। तो ये भी एक अहम खबर है जिस पर हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि भाई अब अगर आपके ईपीएफ पर ब्याज बढ़ता है तो ये अच्छी खबर होगी, और इसको इसलिए हम बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हो। क्या ईपीएफ को वो परमिशन मिलती है कि डेट इंस्ट्रूमेंट में वो अपने निवेश को कम करे और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की तरफ शिफ्ट करे, या इक्विटी में अपने एक्सपोजर को बढ़ाए, तो इन सब पर नजर रहेगी। वैसे आपको क्या लग रहा है कि क्या इस बार ईपीएफओ ब्याज में कटौती कर सकती है या नहीं? जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपना जवाब को। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए प्रवीण, आज के शो को यहीं वाइंड अप करते हैं। कल होगी मुलाकात मनी सेंट्रल में, इस बातचीत पर फिर से हम जुड़ेंगे। मैं और प्रवीण आपके लिए लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।